The eldest martial sister gave up treatment अध्याय 821 से लेकर 830 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 821। यह मास्टर है। इस समय मास्टर पर लगे सभी विशेष प्रभाव हटा दिए गए थे और वह एक प्यारी सी पड़ोस की लड़की की तरह वहां खड़ी थी। बाय लियान का रक्तचाप तुरंत बढ़ गया। उसका दिल उमड़ रहा था और उसे शांत करना मुश्किल था। यह उस प्रेम से भरा हुआ था जो मास्टर ने अभी अभी उसके दिल में डाला था। इसके लिए कोई कारण है। वह वास्तव में मास्टर को कॉलर से पकड़ना चाहती थी और पूछना चाहती थी, अरे क्यों? अगर जूनियर सिस्टर टोंग उसे सताना जारी रखती है तो ये ठीक है। आखिरकार जूनियर सिस्टर टोंग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत छोटी है, लेकिन अब मास्टर भी उसे सताने वालों की कतार में शामिल हो गए हैं। क्या इसमें अभी भी न्याय है? क्या इसमें अभी भी न्याय है? कार्य विकल्प इस प्रकार सामने आए। कार्य 1, शबी लड़कियों, मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा हूं। दौड़कर मास्टर को जमीन पर गिराना, पूरा होने पर इनाम, शीर्ष श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार जिन्यांगलिंग। कार्य 2, मास्टर बेडोंग, ऊंची आवाज में पूछे कि उसने खुद को क्यों सताया, पूरा होने पर इनाम, मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार फेलोग नाउजू हेलमेट। कार्य 3, गलत, मास्टर, क्या हम यहां आने से पहले इस बात पर सहमत नहीं हुए थे कि आप तब तक कोई कदम नहीं उठा सकते जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। पूरा होने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 1। सच कहें तो बाय लियान को मिशन 1 की विषय वस्तु में काफी रुचि है। कार्य का इनाम एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है, जिसका अर्थ है कि भले ही वह ऐसा करती है, उसे उसके स्वामी द्वारा पीट पीट कर नहीं मारा जाएगा। लेकिन समस्या यही है। बाय लियान ने तीसरी जूनियर बहन से नजरें हटा ली जो अभी भी जूनियर बहन लू को सांत्वना दे रही थी। दर्शक तो हैं, इसलिए भूल जाओ। कार्य 1 को छोड़ने के बाद बाय लियान को कार्य 2 में कोई रुचि नहीं है। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो और बोली, मालिक, आपके आने से पहले। बाय लियान के आरोप का सामना करते हुए एनलैन बेहद शांत दिखाई दी। तुमने ये कहा? उसने सिर हिलाया, इसी वजह से मैंने जानबूझकर तुम्हारा होने का नाटक किया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान वहीं पर अचंभित रह गई। क्या ऐसी कोई कहावत है? मैं। वह काफी देर तक स्तब्ध रही, लेकिन वह एक भी शब्द पूरा नहीं बोल सकी। उसे मानना पड़ा कि मास्टर जी की विधि बहुत अच्छी थी। इस तरह जब तक यू वहां खड़े होकर नाटक नहीं देख रही है, तब तक उसकी आंखें कभी भी मास्टर की ओर आकर्षित नहीं होंगी। लेकिन इस बार बाय लियान के साथ वास्तव में अन्याय हुआ। मास्टर, क्या आप अगली बार ऐसा कुछ करने पर मुझसे इस बारे में चर्चा कर सकते हैं? ओह, मुझे याद है। एनलैन ने सिर हिलाया। बाय लियान ने अपना मुंह खोला। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या मास्टर को सचमुच याद है। एनलैन ने विषय बदलने की पहल की। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं, हमें जल्द से जल्द इस काले धुंध के स्रोत का पता लगाना चाहिए, अन्यथा जब ये पूरे रेतीले क्षेत्र में फैल जाएगा तो मेरे लिए भी इससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। बाय लियान ने फिलहाल इस मामले की परवाह नहीं की। इसका मुख्य कारण यह है कि वह इसकी आदी हो चुकी है। ये चमत्कार ही होगा यदि एक बार जब वह उत्पात मचाने के लिए बाहर गई तो उसे सताया न गया हो। इस बार उसने इतनी तीव्र प्रतिक्रिया इसलिए की क्योंकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर उसके साथ पीठ में छुरा घोंपेंगे। बाय लियान तीसरी जूनियर बहन और लू जूनियर बहन के पास चली गई। तुम तीनों यहां मत घूमो, मास्टर और मैं पहले शहर के बाहर जाकर देख लेंगे। तीसरी कनिष्ठ बहन ने अपना सिर उठाया। वरिष्ठ बहन, मैं। चिंता मत करो। बाय लियान ने अपना सिर हल्के से हिलाया, मैं यहां एक क्लोन रखूंगा। अच्छा तब। बाय लियान ने आगे बढ़कर तीसरी जूनियर बहन के सिर को छुआ। उसके चेहरे पर उत्साहवर्धक मुस्कान थी। एक क्षण बाद उसने द लुओ के 500 मिलियन धर्म शरीर सूत्रों का उपयोग करके एक नया अवतार तैयार किया और फिर वह अपने गुरु के साथ साथ सेबू शहर के बाहर की ओर चल पड़ी। बड़ी बहन, आपको सावधान रहना होगा। तीसरी जूनियर बहन और होंग यी ने अपने दाहिने हाथ ऊपर उठाए और लहराए। उनकी आवाज में अपरिहार्य चिंता थी। चिंता मत करो। बाय लियान ने भी अपना दाहिना हाथ हिलाया, लेकिन वह पलटी नहीं। तीसरी जूनियर बहन की सुरक्षा के लिए, चाहे ये रास्ता कितना भी अंधकार में क्यों न हो, उसे आगे बढ़ना ही होगा। चलो। बाय लियान। सेबू कैसल के पश्चिमी ओर गेट के पास। मास्टर के साथ नजरें मिलाने के बाद बाय लियान शहर के बाहर असीम अंधेरे में कदम रख दिया। उसका शरीर तुरंत निगल लिया गया। इसके साथ ही आसपास का सारा प्रकाश भी लुप्त हो गया। बाय लियान को पता चला कि वह देख नहीं सकता।
ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अत्यंत चिपचिपी जगह में फंस गई हो, और यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी थी। छेद शीतल पे पीने के बाद उसने शून्य छिद्र मंत्र को सक्रिय किया, लेकिन शून्य के आर पार देखने वाला यह मंत्र काम नहीं कर रहा था। हताशा में बायलियान केवल 1000 भ्रम वाली सच्ची आंख को ही सक्रिय कर सका। वह वास्तव में युद्ध में उपयोग करने के लिए सहस्त्र भ्रम की सच्ची आंख को बचाना चाहती थी, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं देख सकती है, और वह अपनी आध्यात्मिक भावना का पता नहीं लगा सकती है, इसलिए उसे इसका उपयोग तब करना पड़ता है जब उसे इसकी आवश्यकता नहीं होती है। कियान हुआनझेन की आंखों से चांदी जैसी रोशनी चमकती है। यह एक तेज ब्लेड की तरह था, जो बाय लियान के शरीर के चारों ओर फैले अंधेरे को चीर रहा था। आखिरकार मैं साफ साफ देख सकता हूं। बाय लियान ने राहत की सांस ली। सहस्त्र भ्रम वाली सच्ची आंख के प्रभाव से उसके बाल और भौहें बर्फ की तरह सफेद हो गई हैं, और एक अदृश्य ठंडी हवा उसके शरीर के चारों ओर फैल रही है, जैसे कि एक अवरोध ने उन सभी नकारात्मक भावनाओं को रोक दिया हो। मास्टर, हम। बाय लियान उत्साह से पलटा। बात बस इतनी सी है कि उसके सामने कोई मालिक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने चक्कर लगाया और उसे एहसास हुआ कि वह इस जंगल में खो गई है। अध्याय 25 मास्टर, और वह व्यक्ति है जिसे मैं सबसे अधिक पसंद करता हूं 5K। बाय लियान यहाँ है। वास्तव में इस मामले की उम्मीद जीफा दाओ के लोगों को पहले से ही थी। आखिरकार प्राचीन खंडहरों में छिपे लिहेन कॉल्ड्रॉन को सक्रिय करने का कारण बाय लियान को आकर्षित करना था, और फिर धूल के कटाव और लिहेन दानव क्षेत्र का उपयोग करके बाय लियान को एक झटके में मारना था। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब बाय लियान बहुत तेजी से आ गई। तेजी से दौड़ते काले बुरे विचारों ने रेत के मैदान के 1% से भी कम क्षेत्र को निगल लिया था, और बाय लियान अचानक एक दुष्स्वप्न की तरह उतर आया। ओह नहीं! सफेद बालों वाला तलवार साधक बुकोन कुछ भी क्यों नहीं समझ सका। इस अजीब दुनिया में आने से पहले वह परी दुनिया में एक प्रसिद्ध अर्ध तलवार सम्राट था। उसकी तलवार तेज है। इससे पहले कि वह अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाले, वह प्रतिद्वंद्वी के पूर्वजों की सभी 18 पीढ़ियों को मार सकता था। लेकिन इतनी तेजी से भी वह बाय लियान से पीछे रह गया। ये कैसे संभव है? इस दुनिया में इतना तेज इंसान कैसे हो सकता है? क्यों? बुकोन ने लिहेन कड़ाही के बगल में स्थित पत्थर की मूर्ति पर जोर से लात मारी। उसकी हल्की सी गुस्से भरी आवाज पत्थर के कमरे में गूंजती रही। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 822। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि बाय लियान गंभीर रूप से घायल हो गया था, और उसकी अधिकांश साधना थोड़े समय में ही नष्ट हो गई थी? वह ली हेन टाइट को इतनी आसानी से कैसे मोड़ने में सक्षम थी? लीहेन डिंग के पास खड़े अन्य लोग निराशा से एक दूसरे को देखने लगे। कौन जानता है, बाय लियान एक बुरा व्यक्ति है। कौन वास्तव में उसकी अंतिम पंक्ति जान सकता है? मुझे डर है कि उसका मालिक भी उसे छू नहीं सकेगा। उन लोगों का तो जिक्र ही न करें जो वास्तव में कभी बाय लियान के संपर्क में नहीं आए। क्या यह हो सकता है कि बाय लियान ने जानबूझकर ऐसा नाटक किया हो? किसी ने पूछा। बुकोन का रंग धुंधला और अनिश्चित क्यों है? उसे भी इस तरह का संदेह है। वह वास्तव में दाओ जिंगयुआन की योजना से सहमत नहीं था। शेंग तियान के दामाद सम्राट बाय लियान का नाम नहीं उड़ाया गया। पिछले 6 वर्षों में मुझे नहीं पता कि बाय लियान की योजनाओं में कितने लोग मारे गए। दुनिया में हर कोई कहता है कि बाय लियान एक महिला बोधिसत्व है जो अनुरोधों का जवाब देती है, लेकिन वाई बुकुन की नजर में बाय लियान एक शातिर जहरीला आदमी है। संभवतः उसने लू वॉन्टोग का हैंडल पहले ही पकड़ लिया था। मेरे इरादे के खिलाफ जाने की हिम्मत। मैं एक झटके में तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हिस, तुम सांस क्यों नहीं लेते? क्या ये सब बाय लियान की गणना में हो सकता है? अन्यथा वह इतनी जल्दी कैसे आ सकती थी? क्या तुम्हें ऊपर से कोई खबर नहीं मिली? हे बुकोंग ने अचानक पूछा। आह! उसके बगल में खड़ा व्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और तुरंत जवाब दिया, नहीं। बुकोंग ने भौहें सिकोड़ी। उसने गुप्त रूप से अमर सम्राट से संपर्क किया, जिसने उसे आधे महीने पहले नीचे भेजा था। उसका उद्देश्य बाय लियान की असली पहचान का पता लगाना है, ताकि वह बाय लियान से अधिक लक्षित तरीके से निपट सके। लेकिन आधा महीना बीत गया और उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। ये बात ठीक न अच्छी, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि समाचार खो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस अवधि के दौरान इसे कई बार पुनः पोस्ट किया। इसे छोड़ दो, क्यों न चारों ओर नजर दौड़ाई जाए। तुम में से कौन पहले बाय लियान को रोकेगा? अभी बाय लियान से सीधे भिड़ने का समय नहीं है। जब उसकी आवाज गिरी तो पत्थर के कमरे में अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया। ठीक है, क्यों ना आप बाईं ओर के पहले व्यक्ति को देखें?
उसने पाया कि वह आदमी अपना सिर नीचे झुकाए अपने हाथ रगड़ रहा था। उसने फिर दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। उस आदमी ने तुरंत कहा, इस लिहिन कड़ाही को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, यानी मेरे पास बहुत अनुभव है। अगर यह कोई और होता तो मुझे डर है कि यह धारा के विपरीत दिशा में फट जाती। बुकोन के पास तीसरे व्यक्ति पर अपनी नजर डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चौड़ी आंखों वाला और छोटी आंखों वाला। मई जा, क्या मैं आपके पास जा सकता हूं? उस व्यक्ति को घूरते हुए उसने मन ही मन क्रोध से कोसा। हर कोई जानता है कि बाय लियान कितनी मजबूत है और उसकी प्रगति में देरी करना चाहती है। ओह, मुझे डर है कि मुझे विलंब करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। हंसते हंसते उसकी गांड फट गई। केवल मूर्ख ही जाते हैं। वे पूर्वी देव महाद्वीप में वान जहर मोती को पूरी तरह से नष्ट करने आए थे, बाय लियान को मारने नहीं। ऐसे हजारों तरीके हैं जिससे वह अपने जीवन को हे बुकोन की व्यक्तिगत योजना के लिए नहीं भरेगा। बुकोन क्यों? कोई बात नहीं। हे बुकोन ने अपने दिल में अफसोस से आह भरी। वह एक मूर्ख को पकड़ना चाहता है, लेकिन इस बिंदु तक कौन पहुंच सकता है? वास्तव में मूर्ख कौन है? वे कोई कॉमरेड नहीं है, बल्कि एक छोटा समूह है जो कई अमर सम्राटों के आदेश के कारण अस्थायी रूप से एक साथ आए हैं। दाओ जिंगयुआन के बारे में आशावादी रहें। एक ठंडा वाक्य छोड़ने के बाद हजारों तलवार रोशनी से घिरे पत्थर के कमरे से बाहर क्यों नहीं उड़े? इस असीम रात्रि में अंतर्धाराएं उमड़ती हैं। बाय लियान घबरा गया। उसे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन उसने अपना स्वामी खो दिया। बस पलक झपकते ही। यह इतना छोटा था कि उसके पास कोई मनोवैज्ञानिक तैयारी ही नहीं थी, और गुरु गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में कभी कोई गुरु हुआ ही नहीं। इस समय बाय लियान की आंखों के सामने केवल धूसर और पीली हवा का प्रवाह झूल रहा था। वे वायु धाराएं आपस में उलझी हुई हैं तथा आगे की ओर एक घुमावदार सड़क बना रही है। बाय लियान को नहीं पता था कि सड़क कहां जाती है, और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी कि सड़क कहां ले जाएगी। वह केवल इतना जानती है कि अब उसे पछतावा है और वह स्वयं को दोषी मानती है। काश वह मास्टर को देखती रह पाती। यदि वह मास्टर का हाथ पकड़ने की पहल कर सके। शायद मास्टर इस भयानक बंजर भूमि में खो नहीं गए होते। क्या मास्टर अब खतरे में हो सकते हैं? बाय लियान जानती थी कि मास्टर कभी अमर देवता थे, और इस दुनिया में लगभग कोई भी मास्टर को निष्पक्ष लड़ाई में नहीं हरा सकता था, लेकिन वह अभी भी चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाई। जितना अधिक वह चिंतित होती, उतना ही अधिक वह स्वयं को दोषी मानती। जितना अधिक वह स्वयं को दोषी मानती, उतना ही अधिक असहाय महसूस करती। एक क्षण अचानक उसे अपने पीछे से गर्माहट आती हुई महसूस हुई। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया, लेकिन सहस्त्रब्रह्म वाली सच्ची आंख के आशीर्वाद के बाद भी उसने जो देखा वह अभी भी अंधकार था जिसे देखा नहीं जा सकता था। क्या इसका मतलब यह है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है? बाय लियान ने अपने दांत भींच लिए। क्या करे वह? जब वह असमंजस की स्थिति में थी, तभी अचानक सिस्टम संबंधी कार्य सामने आ गए। कार्य 1, गुरु की तलाश करने की पहल करें। कार्य पुरस्कार, कड़ी मेहनत जोड़ 1-4। कार्य 2, मास्टर के उसी स्थान पर वापस आने की प्रतीक्षा करना। कार्य पुरस्कार, सॉफ्ट स्किल जोड़ 1-4। चूज टिल्डा। बाय लियान ने गहरी सांस ली। परिचित इंटरफेस और परिचित फॉन्ट को देखकर उसका अस्त व्यस्त हृदय चमत्कारिक रूप से शांत हो गया। वह अब अकेलापन महसूस नहीं करती। हाँ, चाहे वह जगह कितनी भी डरावनी हो, चाहे वह कितनी भी असहाय हो, व्यवस्था हमेशा उसके साथ थी। यदि इस दुनिया में कोई है जो उसे सबसे अच्छी तरह समझता है, तो वह स्वयं नहीं, बल्कि यह व्यवस्था है जो कहीं से भी आ गई है। मैंने आपको गलत समझा, बाय लियान ने बड़बड़ाया। अतीत में वह हमेशा सोचती थी कि कुत्तों का सिस्टम उसे सताना चाहता है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि सिस्टम वास्तव में उसे बेवकूफी भरी चीजें न करने की याद दिला रहा था। अब उसे अचानक पता चला कि सिस्टम उसके भीतर के भ्रम को तोड़ने के लिए मौजूद था। इन दोनों कामों के जोखिम में लगभग कोई अंतर नहीं है। ये दिल को तकलीफ देने वाली बात है ना? बाय लियान हल्का सा मुस्कुराया। ध्यान से सोचो, ये प्रश्न उसके लिए बहुत आसान है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 823। वह डरती है। वह कभी भी शांत नहीं रहती थी। उसकी सारी शांति उसका छद्म रूप है। हालांकि जब उसके सामने समस्या मास्टर से संबंधित होगी, तो वह तुरंत सुपर सयान में बदल जाएगी। चूंकि उसे चिंता थी कि मास्टर खतरे में होंगे, वह अभी भी वही प्रतीक्षा कर रही थी। बस गुरु के पास दौड़ो और तुम्हारा काम हो गया। वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह आगे नहीं बढ़ सकती।
बाय लियान ने निर्णायक रूप से पहला कार्य चुना। उसने वुगो तलवार निकाली और उस धूसर काले रास्ते पर आगे बढ़ गई जो कहीं नहीं जाता था। मास्टर, जरा रुको, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। इस समय बाय लियान राजकुमारी को बचाने के लिए एक तेज तलवार पकड़े हुए योद्धा की तरह है। साहस उसके पैरों के नीचे से निकलकर प्रचंड ज्वाला की तरह उसे घेरने लगा। अन्य योद्धाओं के विपरीत, जो सड़क पर इधर उधर भटकना पसंद करते हैं और राजा को खूब पसीना बहाते हैं, बाय लियान का लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ना और आगे बढ़ना है। वह पुरानी सड़क से होकर चली गई। वह नदी पार करती है। वह कांटों को काटती है। अंततः वह एक घाटी में पहुंची। वहां उसने पहले से बिल्कुल अलग शानदार दृश्य देखा। वहां पत्थर की मीनारें, पत्थर की नक्काशी, एक हॉल और हॉल की छत के नीचे खड़ा एक व्यक्ति है। बाय लियान की आंखें चमक उठी। लेकिन उस आदमी की पीठ को स्पष्ट रूप से देखने के बाद जल्दी ही फिर से अंधेरा छा गया। कपड़ों जैसी चीजों का उल्लेख नहीं करना, केवल ऊंचाई से ही बाय लियान को यह अनुमान लगाने में मदद मिली कि यह मास्टर था। वह 8 फुट लंबा है, उसकी भुजाएं बड़ी और कमर गोल है। कृपया, यदि यह मास्टर है, तो बाय लियान मौके पर अपना खुद का जीव प्रदर्शन करेगा। लेकिन निराशा तो निराशा ही थी और वह इससे हतोत्साहित नहीं हुई। एक लंबी यात्रा के बाद मैं आखिरकार एक और व्यक्ति से मिला। इसमें खतरा छिपा हो सकता है, लेकिन ये कुछ न होने से बेहतर है। नमस्ते, बाय लियान चिल्लाया और चलने की योजना बनाई। लेकिन इस समय अचानक उसके सामने लाल रोशनी की एक दीवार उभर आई, और रोशनी की उस दीवार ने उसके आगे का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। नमस्ते, हॉल के सामने खड़ा आदमी धीरे से घूमा। यह एक साधारण दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसका चौकोर चेहरा एल्डर गाओई के समान था, लेकिन उसकी भौहें थोड़ी पतली थीं और उसके चेहरे पर एक ताजा मुस्कान थी। बाय लियान थोड़ा हैरान हो गया। वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के रूप रंग को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुई, लेकिन उसे लगा कि उसके ताओवादी वस्त्र पर छपा निशान परिचित लग रहा था। बाय लियान को यकीन था कि उसने वह निशान कुछ समय पहले ही देखा था। में है। सही, ये शांग्यांग अमर संप्रदाय है। बाय लियान को याद आया, उसने ये निशान मिंगजो प्राचीन अनुसंधान अभिलेख में देखा था। पुस्तक में दर्ज अभिलेखों के अनुसार 3000 वर्षों की आपदा के दौरान अमर धर्म निकाय द्वारा शांग्यांग अमर संप्रदाय का सफाया कर दिया गया है। तो क्या ये व्यक्ति जो उसके सामने है, एक अवशिष्ट आत्मा है? बाय लियान अभी भी अनुमान लगा रही थी कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पहले ही अपना परिचय दे दिया था। जैसा कि एक अन्य ताओवादी ने कहा, पिंडाओ सन फुगुआंग है, जो शांग्यांग जियानजो का अंतिम अधिपति था। बाय लियान थोड़ा हैरान हो गया। क्या शांग्यांग का अधिपति जियानजोंग पागल नहीं हो गया था, जो अपने संप्रदाय के नष्ट हो जाने पर रोया और हंसा था? लेकिन उसके सामने खड़ा आदमी बिल्कुल सामान्य लग रहा था। सन फुगुआंग मुस्कुराए और बोले, ऐसा लगता है कि साथी ताओवादी हमारे शांग्यांग जियानजो के इतिहास को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बाय लियान ने सिर हिलाया। मैंने इसे मिंगजो प्राचीन परीक्षा अभिलेखों में देखा था। सन फुगुआंग की बहती आंखें अचानक जम गईं। मिंगजो, अब बहुत कम लोग इस नाम को पुकारते हैं, है ना? बाय लियान उसे सांत्वना देने ही वाली थी, लेकिन उसने अचानक आह भरी और बाय लियान की ओर चल दिया। लेकिन उस लाल रोशनी वाली दीवार के कारण वह बाय लियान को छू नहीं सका। उन्होंने अपना अमर आचरण त्याग दिया और एक लापरवाह जियागु नायक की तरह जमीन पर बैठ गए। बैठना। सन फुगुआंग ने बेदाग फर्श की ओर इशारा किया। हालांकि वह उलझन में थी, फिर भी बाय लियान बैठ गई। उसके पास कई सवाल थे जो वह सुन फुगुआंग से पूछना चाहती थी। सन फुगुआंग ने कहा, गरीब ताओवादी जानता है कि साथी ताओवादियों के दिल में कई संदेह हैं, लेकिन वास्तव में गरीब ताओवादी एक मित्रवत ताओवादी से बेहतर नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बाय लियान ने आश्चर्य से पूछा। सन फुगुआंग ने आसमान की ओर देखा। साथी ताओवादी, क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ है? बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। वह हथौड़ा जानती है। सन फुगुआंग ने समझाया, ये गरीबों का दिल है। ताओ दिल। बाय लियान अचंभित रह गया। अब तक वह अन्य लोगों की चेतना के सागर में प्रवेश कर चुकी है। उसने अन्य लोगों के सपनों पर आक्रमण किया है। उसने अन्य लोगों के अतीत में झांका है, और उसने अन्य लोगों के राक्षसों को भी सहलाया है। लेकिन किसी और के दिल में शॉपिंग करने का ये पहला मौका है। क्योंकि जिसका दाव हृदय एक दुनिया छुपाता है। यही कारण है कि बेचारे ताओवादी को अजीब लगता है। सन फुगुआंग ने हंसते हुए कहा, यह वास्तव में एक अनसुना चमत्कार है कि साथी ताओवादी गरीब ताओवादी के ताओवादी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को संदेह था कि यह अनजाने में किंगलुआन के दाओशिन को ठीक करने से संबंधित था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था।
और वह इस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। वह वास्तव में सन फुगुआंग से पूछना चाहती थी, दाओवादी, आपका दाओ दिल ऐसे भूत में बदल गया है, आप पागल या मरे हुए क्यों नहीं है? लेकिन इसके बारे में सोचते हुए बायलियान ने पूछने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा यदि सन फुगुआन क्रोधित हो जाए और सीधे लाल बत्ती की दीवार को तोड़ दे और उसे मारने के लिए दौड़े? उसकी शक्ति अभी उस बिंदु तक पुनः प्राप्त हुई है जहां वह विलय के मध्य चरण में अमर साधकों के खिलाफ लड़ सकती है, और यह मिंगजो के प्राचीन अभिलेखों में दर्ज है कि सुन फुगुआंग 8 क्लेशों वाले सेंक्सियन को बलपूर्वक पराजित कर सकती है। उसने सुन फुगुआंग के सिर पर वार किया। बेहतर है कि इस तरह की चीजें न की जाएं जो बुजुर्गों को उत्तेजित करती हैं। मास्टर बहन बहुत सुंदर होगी। बायलियान ने तुरंत ही चेहरे के भावों को नियंत्रित करने के लिए मंत्र का प्रयोग किया, ताकि वह स्वयं को एक सौम्य परी जैसा दिखा सके। अजीब, सचमुच अजीब। वह मुस्कुराए और सन फुगुआंग की सहमति में सिर हिलाया। सन फुगुआंग ने भावुक होकर कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि मैं अपने जीवन में कभी भी दूसरों के साथ सामान्य तरीके से संवाद नहीं कर पाऊंगा। ये ईश्वर की इच्छा हो सकती है। बायलियान बीच में बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। वरिष्ठ सुन, क्या आपने कभी ऐसी महिला देखी है जो मुझसे 2 इंच लंबी हो और थोड़ी बहुत मेरी तरह दिखती हो? साथी दाववादी किसी को खोज रहा है। ठीक है, सन फुगुआंग ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि साथी ताओवादी उस व्यक्ति के बारे में बहुत चिंतित है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आप साथी ताओवादी के चेहरे पर खुशी को बिल्कुल भी नहीं छिपा सकते। ये स्पष्ट है कि बेचारा ताओवादी साथी ताओवादी से उम्र में बड़ा है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 824। यह बायलियान के पास कहने को कुछ नहीं था। सन फुगुआंग ने अनुमान लगाया, क्या वह साथी ताओवादी की बड़ी बहन है? यह मास्टर है, वह व्यक्ति जिसे मैं सबसे अधिक पसंद करती हूँ। बायलियान रुकी, उसका दिल थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसका चेहरा शांत था। वह अभी अभी मेरे साथ कुरोशियों में चली आई थी, लेकिन मेरा इंतजार करो। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, वह अचानक गायब हो गई। सन फुगुआंग ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, साथी ताओवादी, जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं वह हमेशा आपके साथ है। क्या वह सही है? निश्चित रूप से। बायलियान ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे, इसलिए जब तक वह यहां से जाती, वह मास्टर को फिर से देख पाती। महान। हालांकि सन फुगुआंग ने विषय बदल दिया, साथी ताओवादी के लिए यहां से जाना आसान नहीं होगा। क्यों? सन फुगुआंग ने अपना हाथ उठाया और लाल रोशनी वाली दीवार पर हल्के से दबाव डाला। जिस स्थान पर उसने दबाव डाला, उसके चारों ओर पानी की लहर फैल गई और थोड़ी देर बाद पानी की लहर का झटका पूरी घाटी में फैल गया। मुख्य हॉल और पत्थर की नक्काशी जो अभी तक बरकरार थी, सभी में बड़ी काली दरारें पड़ गई थी। सन फुगुआंग ने आह भरते हुए कहा, मैं नहीं हूं, मैं यहां फंस गया हूं। 3000 वर्षों की उथल पुथल के दौरान उन्होंने शांग्यांग जियानजो को अमर कानून से बचाने की पूरी कोशिश की। ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि वह शांग्यांग अमर संप्रदाय का अधिपति है, बल्कि इसलिए भी है कि यह वह घर है जिसके लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया है। वहां उसके प्रेमी, उसके रिश्तेदार और मित्र, उसके कनिष्ठ, उसका अतीत और उसकी जीविकाएं हैं। जो कोई भी उसके परिवार को नष्ट करना चाहता है, भले ही वह व्यक्ति परी ही क्यों न हो, वह जवाबी हमला करने में संकोच नहीं करेगा। हालांकि लोगों की भी सीमाएं होती हैं। भले ही वह मनुष्य न बनना चाहे और अपनी आत्मा को जला दे, फिर भी वह उस परी को नहीं हिला सकता जो पागलपन में पड़ गई थी। वह असहाय होकर केवल देखता रह गया कि उसकी सारी संपत्ति आकाश से गिरते आग के गोले में नष्ट हो गई। दहाड़ के बीच उसका दाव दिल टूट गया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, आखिरकार उसने पहले ही अपनी आत्मा को जला दिया है, और वह थोड़े समय में मर जाएगा, और अगर दाव का दिल टूट गया, तो वह टूट जाएगा। लेकिन भगवान ने उसके साथ मजाक किया, उसकी आत्मा पूरी तरह से जली नहीं। तब से मैं बाहरी लोगों की नजर में एक पागल बन गया हूं। मैंने खुद को पूरी तरह से खो दिया है, और मेरे दिल में नफरत बढ़ गई है। उन्होंने मेरी आत्मा और मेरे दिल को निगल लिया है। उस घृणा की शक्ति सुन फुगुआन की कल्पना से कहीं अधिक थी। उसकी मुख्य चेतना दाव हृदय में बंद हो गई थी और अब वह बाहर नहीं निकल सकती थी। फिर 50 वर्ष और बीत गए। वह रेत के मैदान में दुर्लभ बरसात के दिन शांग्यांग जियानजो के खंडहर में गिर गया। उसका शरीर सड़ चुका है, लेकिन उसका दाव हृदय और आत्मा पिघले नहीं है, बल्कि शांग्यांग अमर संप्रदाय के दमनकारी अमर कलाकृति लिहेन डिंगरिंग से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार एक जादुई कुआं पैदा हुआ। हालांकि 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन शांग्यांग जियानजो के खंडहरों में आक्रोश कम नहीं हुआ है।
जैसे जैसे समय बीतता गया, वे धीरे धीरे लिहिन कड़ाही में एकत्र हुए और जादुई कुएं की खेती के लिए चारा बन गए। 3000 साल बीत चुके हैं और उस कड़ाही में मौजूद नफरत पहले ही भयावह स्तर पर पहुंच चुकी है। तो जो काली लहर मैंने अभी देखी, वह नफरत है जो लिहिन कड़ाही से फूट पड़ी है। बाय लियान ने तत्काल पूछा। यह एक ऐसा कथानक है जो खेल में पहले कभी नहीं हुआ। सन फुगुआंग ने सिर हिलाया। मूल रूप से उस नफरत को इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। किसी ने इसे अपनी पहल पर जारी किया होगा। अगर इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया जा सका, तो एक बार जब ये पूरे रेतीले क्षेत्र को निगल जाएगा, तो पूर्वी देव महाद्वीप में कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। मनुष्य इस राक्षस का विरोध कर सकता है जिसने अरबों लोगों की नफरत को इकट्ठा किया है। बाय लियान तुरंत चिंतित हो गई। मास्टर ने कुछ समय के लिए आक्रोश को रोक दिया, लेकिन एक बार जब आक्रोश मजबूत हो गया, तो तीसरी जूनियर बहन और लू जूनियर बहन जो जीवो शहर में रही, अनिवार्य रूप से खतरे में पड़ जाएंगी। लेकिन सुन फुगुआन को भी नहीं पता था कि यहां से कैसे निकलना है, तो वह क्या कर सकती थी। बाय लियान ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और अपने पैरों को घूरने लगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई रास्ता अवश्य होगा। अभी कुछ समय पहले अलगाव और घृणा की बढ़ती लहर में आन लैन ने अचानक चलना बंद कर दिया। ठीक है, उसने पलकें झपकाई, फिर अपना सिर घुमाकर निश्चल बाय लियान को देखने लगी। तुम क्यों नहीं चले जाते? बाय लियान ने कोई जवाब नहीं दिया। उत्सुक आन लैन ने तुरंत इस असामान्यता को पहचान लिया। उसने अपना हाथ बाय लियान की आंखों के पास बढ़ाया और उसे हिलाया, लेकिन बाय लियान हिली नहीं। उसने आगे बढ़कर बाय लियान की छाती को फिर से रगड़ा, लेकिन बाय लियान ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। आन लैन का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा। कुछ गड़बड़ है क्या? उसने तुरंत अपनी चेतना मुक्त कर दी और अनायास ही बाय लियान की चेतना के सागर में प्रवेश कर गई। उसे जो बात परेशान कर रही थी वह ये थी कि वह ये नहीं जान पा रही थी कि बाय लियान की चेतना का मुख्य भाग कहाँ है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने बाय लियान की चेतना को रोक लिया हो? ये कैसे संभव है? यदि ऐसा था तो वह इससे अनभिज्ञ नहीं रही होगी। इस समय एन लैन को एक और असामान्यता का पता चला। कौन? वह नाक सिकोड़कर बाईं ओर मुड़ी। जैसा कि सम्राट बाय लियान से उम्मीद थी, मैंने एक सफेद बालों वाले तलवार साधक को अंधेरे से बाहर आते देखा। वह व्यक्ति है बुकोन था जो अभी अभी दूर से आया था। बुकोन की नजरें बाय लियान और एन लैन पर क्यों टिकी रहीं? एक बड़ा और एक छोटा, दो छोटे बाय लियान। छोटा वाला क्लोन जैसा दिखता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि बाय लियान क्या कर रही है। बुकोन बाय लियान को रोकने के लिए यहाँ क्यों आया है? इसलिए कहने को कुछ नहीं है, बस अपलोड कर दीजिए और काम हो गया। बाय लियान, अगर तुमने मेरी लूट के तरीके की अवज्ञा करने की हिम्मत की, तो तुम निश्चित रूप से आज मर जाओगे। तुम एक लंबी दहाड़ क्यों नहीं मारते और अनंत तलवार ऊर्जा से अन लैन को क्यों नहीं मार देते? अध्याय 26। बाय लियान, तुम मुझ पर एहसानमंद हो। 5K। बुकोंग में वास्तव में आत्मविश्वास क्यों नहीं है? अन्यथा वह इन छोटी छोटी चालों का सहारा नहीं लेता, बल्कि सीधे अपनी तलवार उठाता और डू जियानमिन को मार डालता। लेकिन वह जानता था कि उसे आना ही होगा। जिस क्षण संघर्ष तीव्र हुआ, उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। यदि वह कुछ नहीं करेगा तो केवल मृत्यु ही उसका इंतजार करेगी। यदि वह यहां लड़ने का फैसला करता है, तो उसे अभी भी मौका मिल सकता है। और बुकोंग ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? बाहरी दुनिया बिल्कुल काली है, केवल इसी तरह से वह आसपास के वातावरण को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है और खुद को परत दर परत उधेड़ सकता है। वह जानता है, वह अमर सम्राट के आदेश के लिए यहाँ नहीं आया था। जब वह परिलोक में था, तब भी उसे उन लोगों से डर लगता था। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 825। लेकिन निचले क्षेत्र में पहुंचने के बाद दाओ जिंगयुआन और जिएफा दाओ के अलावा कोई भी उसे मंजूरी नहीं दे सका। और अगर वह पीछे हटने का फैसला करता है, तो दाओ जिंगयुआन निश्चित रूप से ये देखकर खुश होगा। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्यों न एक गहरी आह निकाली जाए? वह बाहर से अब भी सुंदर दिखता है, लेकिन वास्तव में वह बहुत बुरा है। एक अर्थ सम्राट के रूप में उनकी स्मृति चट्टान की तरह अमिट होनी चाहिए। लेकिन वह न केवल अपना अतीत भूल गया, बल्कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि वह कितने साल का था। सारे परिवर्तन दशकों पहले एक सुबह आए थे। उस दिन जो निर्वाण तलवार के मार्ग में डूबा हुआ था, वह वास्तव में सो गया। यह उस व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है जो कई वर्षों से अमरत्व की साधना के मार्ग पर डूबा हुआ है।
क्यों न जल दर्पण को पुकारा जाए। दर्पण में परिचित किंतु अपरिचित व्यक्ति को देखकर वह बहुत देर तक बोल नहीं सका। माथे से लटकते बाल अगर सफेद नहीं है तो क्या है? क्या ये दिन आ गया है? वह जानता था कि उसका समय आ रहा है। इन सब का संबंध उनके द्वारा अभ्यास की गई निर्वाण तलवारबाजी से है। यदि वह उस अवरोध को नहीं तोड़ सकता तो देर सवेर वह उस तलवार के नीचे मर जाएगा जिस पर उसे गर्व है। यद्यपि यह अपेक्षित था, फिर भी जब ये क्षण आया तो बुकोन गहरे भय में डूब गया। यही वह दुर्स्वप्न है जिसे मृत्यु कहते हैं। वह पागलों की तरह अपनी तलवारबाजी की कला को निखारने लगा। उसने एक के बाद एक तलवारें चलाईं, प्रत्येक तलवार पिछली से अधिक तेजी से। देखो, मैं इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया। वह हर तरह के फैंसी कपड़े पहनने लगा। यह अच्छा लगता है या नहीं, यह अलग बात है, जब तक कि इससे वह युवा दिखता है। वह इधर उधर घूमने लगा। आपको पता होना चाहिए कि किंगशियू अतीत में उनकी पसंदीदा थी, लेकिन अब वह सिर्फ दूसरों को बताना चाहते हैं कि वह ऊर्जा से भरे हुए हैं। लेकिन ये सब बेकार है। जब वह बाहर से चांद सितारे पहनकर घर आता तो थोड़ी देर बैठने पर उसे नींद जरूर आ जाती। बुकोन निराशा से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि वह सूरज और चांद के बिना एक अंधेरे जंगल में खड़ा है। चाहे वह जिस दिशा में देखे, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जब तक कोई अमर सम्राट के दायरे में प्रवेश कर सकता है, तब तक इस पिंजरे को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जुनून के द्वारा अमर सम्राट कैसे बना जा सकता है? पहले तो उसने सोचा कि उसका जीवन ऐसे ही खत्म हो गया। जन्म लेना हास्यास्पद था और मरना भी उतना ही हास्यास्पद था। लेकिन उस दिन उसे अचानक एक आदेश मिला और ऊपर के अमर सम्राट ने उसे वान जहर मोती को खोजने में दाओ जिंगयुआन की सहायता करने के लिए कहा। हे बुकोन के लिए ये खबर अंधेरे में वज्रपात के समान थी। वानपोइसन पल में सम्राट बनने का एक पूरा रास्ता है। रात को आकाश में बिजली चमकने लगी और रात रोशन हो गई। उसे तुरंत एहसास हो गया कि संभवतः यह उसके जीवन का एकमात्र अवसर था। अब जबकि अवसर उसके सामने है, वह इसे कैसे हाथ से जाने दे सकता है? मैं इसे जोर से पकड़ लूंगा। क्यों न मुट्ठी को कड़ा कर लिया जाए। उस मुट्ठी ने उसके हृदय के संकोच को तोड़ दिया और जंगल को भी तोड़ दिया। एक क्षण में शून्य से हवा का एक प्रचंड झोंका पैदा हुआ। इस समय हे बुकोन की इच्छा पहले से भी अधिक दृढ़ थी। वह इच्छा एक ज्वाला में बदल गई और उसके दाव हृदय को प्रारंभिक बिंदु बनाकर ये जल्दी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। तलवार डोमेन आओ। शून्य से आग की हल्की नीली वर्षा हुई। हे बुकोन, जो आग और बारिश में लिपटा हुआ था, पाताल लोक से लौट रहे राजा जैसा लग रहा था। वह लंबा और शक्तिशाली है। वह ठंडा और निर्दयी है। उन्होंने नफरत की लहर को आसानी से चीर दिया। नीली आग की रोशनी ने एनलैन के शांत चेहरे को रोशन कर दिया और पास ही स्थित सैबू शहर को भी रोशन कर दिया। क्या हुआ? अचानक हुए इस परिवर्तन के कारण सैबू शहर के लोगों के दिलों में धड़कनें फिर से तेज हो गईं, जबकि उन्होंने अभी अभी सब कुछ छोड़ दिया था। बुकोन को इसकी परवाह नहीं है कि वे चींटियां क्या सोचती हैं। उसका लक्ष्य केवल बायलियान है। यदि वह वानविश मोती प्राप्त करना चाहता था तो यह एक पहाड़ था जिसे उसे पार करना था। मारना। अनंत तलवार ऊर्जा बाहर उड़ गई, यहां तक कि भूस्खलन और जमीन की दरारों की गति भी इन 11 की तरह शक्तिशाली नहीं थी। लेकिन एनलैन ने बस अपना हाथ हल्के से हिलाया और तलवार की ऊर्जा को पूरी तरह से दबा दिया। ब्रश। अदृश्य शक्ति लिहीन की धारा में कैंची की तरह एक बड़ा छेद कर रही है। तो क्यों न इसे तुरंत टाल दिया जाए? उसकी नीली आंखें एनलैन पर टिकी थीं। बाहर की विभिन्न अफवाहों के कारण उसने पहले से ही अपने दिल में बायलियान की ताकत को बहुत अधिक माना था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अभी भी बायलियान को कम आंकेगा। यहां तक कि साधारण 9 क्लेश सैंक्सियन भी बायलियान के साथ आकर्षित करने में शक्तिहीन होंगे। क्या ये कहा जाना चाहिए कि सम्राट बायलियान बनने के योग्य है? लेकिन अब जब वह यहां आ ही गया है तो उसे और किस बात का डर है? बाय दया करो। हे बुकोन, जिसका चेहरा ठंडा था, ने अचानक जोर से शराब पी ली। ठीक है। एनलैन ने बायलियान को संदेह से देखा और फिर वाई बुकोन को। वह गलत नहीं थी, वह वास्तव में वही थी जिसे वह बुरी नजर वाली चीज घूर रही थी। इससे पहले कि वह इसका अर्थ समझ पाती, हे बुकोन की आवाज फिर सुनाई दी। मैं यहाँ वान जहर मोती के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। अगर तुम अभी वान जहर मोती सौंप दोगे तो मैं तुरंत लिहीन कॉल्ड्रॉन के साथ यहाँ से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। एनलैन अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। सच कहें तो यह उसके लिए एक बहुत ही नया अनुभव है। वह भूल गई थी कि कितने समय से उसे कोई धमकी नहीं मिली थी। 200 साल, 300 साल या उससे भी अधिक। कोई बात नहीं।
समय का कोई महत्व नहीं है। जब वह पहली बार परिलोक में दाखिल हुई तो कई लोगों ने उसे धमकाया, जिनमें कुछ अमर सम्राट भी शामिल थे, लेकिन बाद में उसने उन सभी को चाकू मारकर मार डाला। उसके स्वर्गीय पूज्य बन जाने के बाद किसी ने भी उसे फिर से धमकी देने की हिम्मत नहीं की। एक स्वर्गीय पूज्य को धमकी। आह! एन लैन ने ठंडी सांस ली। वह बाय लियान के अपराध को बर्दाश्त कर सकती है, भले ही बाय लियान उसके स्तनों को छुए, उसके नितंबों को छुए, और यहां तक कि उस पर सवार भी हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कहीं से भी किसी बंदर के आ जाने को बर्दाश्त कर लेगी। उसने हे बुकोन को ठंडी निगाहों से देखा और भावहीन स्वर में कहा, तुम्हें मेरे सामने भौंकने का अधिकार किसने दिया? हिस। उस क्षण वाई बुकोन को ऐसा महसूस हुआ कि उसे बर्फ का तीर लग गया है, और उसकी आत्मा लगभग जम गई है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 826। क्या यह अमर सम्राट की आत्मा द्वारा किया गया उत्पीड़न है? उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई पहाड़ दिख रहा हो, उसका शरीर कांप उठा, और वह बस अपना सिर घुमाकर तुरंत भाग जाना चाहता था। लेकिन वह बच नहीं सका और उसके पास आगे बढ़ने का ही एकमात्र रास्ता बचा था। बुकोन ने अपने दाहिने हाथ में हजारों तलवारों की रोशनी क्यों कैद कर ली? वह ऊंची आवाज में बोला, मानो वह बाय लियान का उद्घोष कर रहा हो और खुद को प्रोत्साहित कर रहा हो। मैं यहां कभी नहीं मरूंगा, मैं अभी आधे रास्ते पर हूं। एन लैन के गाल थोड़े फूल गए। वह बहुत गुस्से में है। ग्रास मारहॉज, इससे किसे फर्क पड़ता है कि तुम मरोगी या नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि बाय लियान की चेतना कहां चली गई है। हे बुकोंग ने एन लैन की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया, और उसकी आवाज अधिक भावुक हो गई। आज मैं निश्चित रूप से इस बंजर भूमि से बाहर निकल जाऊंगा। आकाश या पृथ्वी पर कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। दाओ जिंगयुआन ऐसा नहीं कर सकता, बाय लियान ऐसा नहीं कर सकता, और स्वर्ग का दाव ऐसा नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कितना बड़ा स्वर है! एन लैन हे बुकोन की आभा से चौंक गया। वह भी नखरे से बात करना पसंद करती है, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती है कि संसार को बाहर खींचकर उसे कोड़े मारे। उसने कभी नहीं कहा कि वह तियांदाओ की गर्दन पर चुटकी लेना चाहती थी। क्या ये कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि आप में ये क्षमता नहीं है? यदि आप दूसरे किनारे से आगे नहीं जा सकते, तो आप स्वर्ग के मार्ग पर कदम रखने की बात कैसे कर सकते हैं? अब बुकोंग अचानक क्यों चला गया? उसने अपनी सारी हिम्मत और आशा को एक तेज धार की तरह इस्तेमाल किया और एन लैन पर जोरदार वार किया। 10,000 झांक तलवार प्रकाश जमीन से उगता है। उस तलवार की चमक हवा, बारिश, बादलों और गड़गड़ाहट जैसी थी। वह आकाश और पृथ्वी के बीच रहता है, और अंधकार में आकाश के नीचे चलता है। यह अदृश्य है, और इसका स्वरूप है। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसने ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड से सीधे पीली रेत से पक्के जंगल को काट डाला। अर्थ सम्राट एन लैन आश्चर्यचकित रह गया। उसे अचानक थोड़ी देर के लिए डर लगा। अगर दाओ जिंगयुआन ने पहले 10,000 क्लेश मन प्रशिक्षण तकनीक के अस्तित्व का खुलासा नहीं किया होता, तो वह इस बार बाय लियान के साथ ईमानदारी से कभी नहीं आती। उसके बिना बाय लियान की वर्तमान ताकत के साथ, भले ही उसने जबरन 3 निम्न श्रेणी के परिपत्थरों को निगल लिया हो, इस व्यक्ति को हराना असंभव होगा। उस समय भले ही उसे कुछ असामान्य दिखाई दे, लेकिन जब तक वह दौड़कर वहां पहुंचती, तब तक शायद बाय लियान जा चुकी होती। अगर बाय लियान चला गया तो एन लैन कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि भविष्य कैसा होगा। उसने चारों ओर देखा, शायद उसका आसमान भी इस रात जैसा हो जाएगा। वह पलटी और बाय लियान के गाल पर चुटकी काटी, जैसे किसी बिल्ली को चिढ़ा रही हो। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और कभी किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। जैसे ही आवाज गिरी, एन लैन ने धीरे से अपना दाहिना हाथ बगल और पीछे की ओर बढ़ाया। उसकी हरकतें धीरे धीरे किसी को इशारा करती हुई लग रही थी। हालांकि एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। वह है, हे बुकोन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने स्पष्ट रूप से एन लैन की हथेली में एक नर्म सफेद रोशनी देखी। वह सफेद रोशनी उस पहली किरण के समान थी जब स्वर्ग और पृथ्वी पहली बार खुले थे। यह तेजी से सभी दिशाओं में फैल गया। इसने एन लैन, बाय लियान, रेत, तलवार की रोशनी, हे बुकोंग और अंततः इस अंधेरी रात को भी ढक लिया। तब सारा विश्व शांत हो गया। एन लैन ने जमी हुई झील जैसी शांत आंखों से बाय लियान को देखा। बुकोन को ऐसा क्यों लगा कि वह दलदल में फंस गया है। सु यूवेई और होनई जो जीवू शहर में ही रह गए थे, उन्होंने घबराहट में एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। श्वेत प्रकाश की उत्तेजना के कारण अधिक लोगों को अपनी आंखें ढकनी पड़ी।
यहाँ तक कि जेफा दाओ के अन्य सदस्य जो हजारों मील दूर थे, वे भी इस समय पत्थर के कमरे से बाहर निकल आए। फूटते हुए तारे के समान चमकीली रोशनी को देखते हुए वे एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। क्या यही कारण है कि बुकोन की मृत्यु बाय लियान के हाथों हुई? उन्हें अचानक थोड़ा अफसोस हुआ। बुकोन का पतन थोड़ा ज्यादा तेज था और इसने बाय लियान को विलंबित करने में कोई भूमिका नहीं निभाई। अगर मुझे ये पता होता तो बेहतर होता कि मैं उसे बाहर जाने से रोक देता। बुकोन वास्तव में जीवित है, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं है। तलवारों का जो क्षेत्र उसने बचाया था वह सफेद रोशनी के क्षरण के कारण बिखर गया और उसका शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। उसे और भी अधिक हताश करने वाली बात यह थी कि वह बेड़ियों से मुक्त नहीं हो पा रहा था। वह असहाय होकर केवल देख सकता था कि उसे कैसे खाया जा रहा है। नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। हे बुकोंग ने अपना सिर जोर से हिलाया। अभी सही समय नहीं है। उसे अभी तक वानविश मोती नहीं मिला है और वह अभी तक अमर सम्राट नहीं बना है। जाहिर है सु युवेई बाय लियान के पीछे शहर में है। जब तक वह बाय लियान को पार कर सकता है, उसके पास उस सड़क को जब्त करने और निर्वाण तलवार दाव द्वारा उसे दिए गए बंधनों को तोड़ने में सक्षम होने की बहुत संभावना है। वह यहाँ कैसे मर सकता है? हटो, क्यों ना खाली हो जाओ, हटो। वह अपने दांत पीसते हुए दर्द को ताकत में बदलने की कोशिश कर रहा था ताकि वह फिर से खड़ा हो सके। हालांकि मानव शक्ति की भी एक सीमा होती है। क्या मैं सचमुच यही मरने जा रहा हूँ? जब मौत करीब आती है तो हे बुकोन का सिर अधिक शांत हो जाता है। वह शर्त लगा रहा है। जिस क्षण से वह नीचे आने का निर्णय लेता है, वह दांव लगाना शुरू कर देता है। वे वैसे भी मरने वाले हैं, इसलिए बेहतर है कि एक बड़ा सा घर बनाया जाए। दिव्य विचारों से प्रेरित होकर एक बैंगनी क्रिस्टल बाहर तैर आया। यह अंतरिक्ष का क्रिस्टल है जिसे अमर सम्राट ने मार्ग की शक्ति से बनाया है, तथा इसके अंदर क्षरण धूल का एक कण बंद है। यही कारण है कि बुकोन का अंतिम होल कार्ड है। यद्यपि क्षरण धूल अमर सम्राट को मार सकती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक परिस्थितियां बहुत कठोर हैं। यह अमर सम्राट की आत्मा को तभी नष्ट कर सकता है जब यह अमर सम्राट के शरीर के संपर्क में आता है। और अमर सम्राट पर रेत का एक कण फेंकना कितना आसान है, जो आपको कभी भी चोट पहुंचा सकता है। लेकिन अब आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? यदि वह शर्त हार जाता तो उसे कोई नुकसान नहीं होता यदि वह बाय लियान को साथ में मरने के लिए घसीट लेता। जाओ, मेरी आखिरी उम्मीद। तड़क गया। दिव्य भावना के प्रभाव से आकाश का क्रिस्टल टूट गया और दरार से भयंकर हवा बह निकली। पलक झपकते ही टूटे हुए टुकड़े उड़ गए और अंत में जो कुछ बचा वह गहरे भूरे रंग की महीन रेत का एक कण था। ये क्षरण धूल है। ये देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन इससे निकलने वाली संक्षारक शक्ति एक भूखे जानवर की तरह है। चाहे वह आन लैन द्वारा प्रेरित आध्यात्मिक शक्ति हो या घृणा की लहर, जब तक इसे छुआ जाएगा, ये तुरंत इस दुनिया से मिट जाएगी। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 827। बुकोन के पहले से ही जर्जर शरीर से इस समय और भी अधिक खून बह रहा था, जैसे कोई नाव किसी विशाल लहर में डूब रही हो जो कभी भी पलट सकती थी। लेकिन वह हंसने लगा। वह फिर से चल सकता है। उसके विपरीत बाय लियान, जिसका हाथ ऊपर था, किसी कारण से हिली नहीं। वह वहीं खड़ी रही, मानो किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। समझा। बुकोन की नजर अपेक्षाकृत छोटे बाय लियान पर क्यों पड़ी? बाय लियान अपने क्लोन की रक्षा कर रहा है। वह अवश्य ही कुछ योजना बना रही होगी, और वह अवतार उसकी योजना की कुंजी है। उस अवतार के लिए वह आत्महत्या भी कर सकती है। हा। बुकोन क्यों बेतहाशा हंसा। वह शर्त जीत गया। उन्होंने हताशा में बाय लियान की कमजोरी को भी समझ लिया। बाय लियान के सम्राट का नाम उसके पिछले जीवन में की गई साधना से आया है, लेकिन अभी वह परिलोक से बहुत दूर है। बाय लियान, चतुराई से ही गलत होती है। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे संघर्ष करती हो। हा। बुकोन पहले कभी न हंसा। ऐसा क्यों हंसा? ये वह धूल है जो एक अमर सम्राट को भी मार सकती है। बाय लियान, तुम बर्बाद हो। एन लैन ने कुछ नहीं कहा। वह वास्तव में उछलकर वाई बू को खाली मुंह देना चाहती थी। लेकिन अभी इस तरह का काम करने का समय नहीं है। उसे बाय लियान के शरीर की रक्षा करनी है, और उसे बाय लियान की चेतना वापस लाने का रास्ता खोजना है। एन लैन ने दांत पीस लिए। जब मैं ये सब काम पूरा कर लूंगा तो मैं तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य को नष्ट कर दूंगा, ताकि तुम्हारे पुनरुत्थान की कोई संभावना न रहे। अपने दिल में जमकर कसम खाने के बाद
वह अचानक घूम गई, फिर अपनी बाहें खोल दी और हे बुकोन के सामने बाय लियान को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। अतीत में उसके लिए ये कदम पूरा करना अभी भी कठिन था, लेकिन अब बाय लियान उसके जितनी लंबी नहीं है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उसके लिए बाय लियान को गले लगाना आसान है। उसने बिना कोई खामी बताए बाय लियान को ब्लॉक कर दिया। वह बाय लियान से इस तरह चिपकी रही कि उन दोनों के बीच लगभग कोई अंतर नहीं रहा। बाय लियान के शरीर की गर्मी महसूस करते हुए एनलैन की दिल की धड़कन अनायास ही तेज हो गई। ऐसा लगता है ये पहली बार है तुम मुझ पर इसका कर्जदार हो, उसने कहा। गर्म हवा का प्रवाह बाय लियान के कान पर इस तरह से डाला गया। एनलैन ने अवचेतन रूप से बाय लियान के नितंबों को दबाया। वह खुद और बाय लियान को करीब लाना चाहती थी। भविष्य में तुम्हें मुझे दोगुना पैसा वापस करना होगा। वह जानती थी कि बाय लियान सुन नहीं सकता, इसलिए उसने बोलने का साहस किया। वह ये भी जानती थी कि बाय लियान इसे महसूस नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपना मुंह खोल दिया। जब धूल और रेत से उड़ती हवा उसकी पीठ पर पड़ी तो उसने धीरे से बाय लियान के कान को काट लिया। ये क्षण अनंत काल में बदल गया लगता है। दुनिया इसके लिए चुप है और इस दुनिया में कोई शोर और शोर नहीं है। एनलैन का हृदय एक कविता से उभरा, मुझे नहीं पता कि मैंने इसे बहुत समय पहले कहाँ सुना था। बुराई, मैं आपको जानना चाहता हूँ। दीर्घायु अनंत है। कब्रों के बिना पहाड़, नदी खत्म हो गई है। डोंग लेई हिला, जिया युक्सुए, स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ, लेकिन राजा के साथ तोड़ने की हिम्मत। बुकोंग अभी भी क्यों उपहास कर रहा है। कटाव की धूल बाय लियान की ओर बह गई। हालांकि वह भी प्रभावित हुआ, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक चलता रहेगा, बाय लियान निश्चित रूप से उससे पहले मर जाएगा और फिर उसका मौका आएगा। मुझे कुछ और वजन बढ़ाना होगा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाई बुकोंग ने तुरंत पत्थर के कमरे में रहने वाले अन्य लोगों से संपर्क किया। उन्होंने संक्षेप में अपनी स्थिति का परिचय दिया और फिर युद्ध के लिए सामान्य लामबंदी शुरू कर दी। आज ही बाय लियान की घेराबंदी करो और उसे मार डालो। पत्थर के कक्ष के प्रवेश द्वार पर जेफा दाव के सदस्य एक दूसरे को निराशा से देख रहे थे। कोई भी नहीं बोला। माहौल थोड़ा अजीब है। ठीक इसी तरह कुछ सांसों के बाद एक उदास अमर साधक ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और वह जोर से चिल्लाया, आज ही बाय लियान को घेर लो और मार डालो। जाहिर है उन्होंने केवल हे बुकोन के शब्दों को दोहराया, लेकिन इन शब्दों ने तुरंत ही दूसरों की लड़ाकू भावना को मैदान में आग की तरह प्रज्वलित कर दिया। यह आग पर है निमाका। यहाँ तक कि हे बुकोन जैसा एक बूढ़ा यनबी भी वान जहर मोती पर कब्जा करने के लिए बाय लियान के साथ अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है, इसलिए उनके पास पीछे हटने के लिए कुछ भी नहीं है। ये वह क्षण हो सकता है जब वे सफलता के सबसे करीब होंगे, जब तक वे एकजुट हो सकते हैं और बाय लियान का गला घोंटने में वाई बुकोन की सहायता कर सकते हैं। वान पॉइजन पल आपकी उंगलियों पर रहेगा। यदि आप इस समय जल्दी नहीं करेंगे तो कब इंतजार करेंगे। इस गांव से आगे निकलने के बाद ऐसी कोई दुकान नहीं है। आज ही बाय लियान को घेर लो और मार डालो। इस समय एक अन्य अमर साधक ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उनसे प्रेरित होकर बाकी लोगों ने भी हे बुकोन के आह्वान पर प्रतिक्रिया दी। घेराबंदी बाय लियान, घेराबंदी बाय लियान, घेराबंदी। अंधेरी रात में जोरदार नारे गूंजते रहे। यह उत्साह और अधिक बढ़ता गया और अंततः एक संक्षिप्त चर्चा के बाद उन्होंने एक व्यक्ति को लिहेन डिंग को देखने के लिए छोड़ दिया, जबकि अन्य सभी उस स्थान की ओर उड़ गए जहां हे बुकोन था। अलगाव और घृणा के अंधेरे ज्वार में एक लाल अजगर प्रकट हुआ। ये लंबा ड्रैगन पश्चिम से आया था। भले ही वह हजारों मील दूर था, लेकिन शिवु शहर में फंसे लोग इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। लेकिन फिलहाल वे इस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। तोड़ो तोड़ो, वहां चीख पुकार मच गई। लेकिन शहर के पश्चिमी द्वार के पास मूल सफेद मुखौटा टूट गया और नफरत की लहर फैल गई। संकट फिर से आओ। अध्याय 27 बाय लियान रोड 5 के। धूल और रेत का क्षरण हुआ। स्वाभाविक रूप से पवित्र चीजें भी उगाईं। यह अफवाह है कि कटाव वाली रेत को केवल समय की लंबी नदी के किनारे से ही उठाया जा सकता है। ऐसी अफवाह है कि अपर्दन धूल के एक कण को संघनित होने में लाखों वर्ष लगते हैं। लेकिन अफवाहें तो आखिरकार अफवाहें ही होती हैं और कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर पाया है। लेकिन एनलैन को पता था, धूल और रेत में सचमुच दाव को नष्ट करने की क्षमता है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 828। आपको बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं है, एक दाना ही पर्याप्त है। साधारण लोगों के सिर पर गिरने वाली छोटी सी प्रतीत होने वाली महीन रेत धरती के उलट जाने से कहीं अधिक भयावह है।
यहाँ तक कि यदि अमर सम्राट की आत्मा को भी चिपका दिया जाए तो वह शीघ्र ही क्षय हो जाएगी और लंबी नदी में अवशेष का एक कण बन जाएगी। तो उस समय जब हे बुकोंग ने क्रिस्टल को कुचल दिया, धूल से घिसी रेत से रिसती हुई प्रकाश की धारा ने रेत के मैदान में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया जो अतीत से पूरी तरह अलग था। यह एक ऐसी आपदा है जो समय, विकृति, क्षरण और अंत से अविभाज्य है। भूरी हवा चलती है और लुढ़कती है, यहाँ तक कि घृणा की लहर, जिसने रेतीले क्षेत्र को निगलने के लिए अपना खूनी मुंह खोला था, उसके छूते ही एक बड़ा गड्ढा खोद दिया गया। पृथ्वी को ढकने वाली पीली रेत भी इससे अछूती नहीं है। अंतिम क्षण में यह विकृति में उपजाऊ काली मिट्टी में बदल गई। अगले ही क्षण वह पूरी तरह से फटने के कारण शून्य में बदल गया। गड़बड़, जगह गड़बड़ है, समय भी गड़बड़ है। यहाँ ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, भूत और वर्तमान का कोई भेद नहीं है। यहाँ हर चीज अपना वास्तविक स्वरूप खो देती है। सौभाग्य से कटाव की धूल की वास्तविक शक्ति पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है, अन्यथा इसके बगल में स्थित सेबू कैसल एक पल में ही नष्ट हो जाता। वह एक ऐसा विनाश होगा जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचेगा। फिर भी सेबू शहर में स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। आन लैंड की बड़ी संरचना दरार के साथ विलीन हो गई। ली हेंचाओ, जो टांके देखने में सबसे अधिक कुशल था, ने बिना कुछ कहे टेंटेकल में छुरा घोंप दिया। पफ, गुफा के प्रवेश द्वार के पास खड़े लोग तुरंत कुचल गए। लाल और काली लहरें आपस में मिल गईं और बढ़ने लगी। एक बार जब ये जाल एक निश्चित आकार तक बढ़ जाएंगे तो पूरा सेबू शहर अनियंत्रित रूप से जलमग्न हो जाएगा। लेकिन अब एनलैंड के पास ऐसी बातों पर ध्यान देने का समय नहीं है। उसका ध्यान पूरी तरह से सोई हुई बाइलियान पर था। वास्तव में, यद्यपि उसकी खेती का आधार पहले जितना अच्छा नहीं है, वर्तमान हे बुकोंग से ज्यादा बेहतर नहीं है। भले ही धूल और रेत का कटाव भी बहुत अचानक दिखाई दिया, लेकिन जब तक वह एक छोटी सी कीमत चुकाने को तैयार है, तब तक वह क्षरण से बच सकती है। लेकिन वह जाना नहीं चाहती। वह नहीं जानती थी कि बाइलियान को क्या हुआ। उसने बाइलियान की चेतना को खोजने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कैसे भी खोजा, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर गहराई से बाहर, वह अभी भी उसे नहीं ढूंढ सकी। यह ऐसी बात है जिसका सामना एनलैंड ने पहले कभी नहीं किया था। अज्ञात सबसे अधिक भयावह है। यद्यपि वह अमर स्वर्गीय पूज्य थी, जिसका इस संसार में कोई प्रतिद्वंद्वी मिलना कठिन था, फिर भी वह घबरा गई, जैसे कोई लड़की अपने प्रिय व्यक्ति द्वारा गिरा दी जाने वाली हो। वह ये नहीं चाहती, वह डरती है, इसलिए उसने जाने की हिम्मत नहीं की। वह बाइलियान को इधर उधर ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि क्या हुआ था। उसे डर था कि उसकी छोटी छोटी हरकतों के कारण बाइलियान कभी वापस नहीं आएगा। ये संभवतः अनंत आपदा से भी अधिक भयानक आपदा है। एनलैंड यहीं रहना और इंतजार करना चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, वह यहीं इंतजार करेगी। उसे विश्वास था कि बाइलियान अवश्य वापस आएगा, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था, है ना? वह हमेशा खतरे में रहती थी और वह हमेशा अपनी पहल पर ही खतरे में कदम रखती थी। लेकिन भले ही उसके शरीर पर चोटें आ जाएं, वह अंततः वापस जरूर आएगी। एनलैंड ने बाइलियान को कसकर गले लगा लिया। यह न केवल इसलिए है क्योंकि यह बाइलियान की रक्षा कर सकता है, बल्कि इसलिए भी कि यह उसके घबराए हुए दिल को शांत कर सकता है। बहुत ही शांत। वहां इतनी शांति थी कि वह न तो तूफान की सीटी सुन सकी, न ही हे बुकोंग की अनियंत्रित हंसी सुन सकी। वास्तव में इससे थोड़ा दर्द होता है, एनलैंड ने मन ही मन सोचा। लेकिन दर्द कुछ भी नहीं था। जब तक आप खुद को बाइलियान के काटने से होने वाली कोमलता को महसूस करते हैं, आपको केवल बाइलियान के शांत चेहरे को देखने की जरूरत है। उसे लगा कि अब जो कुछ भी वह झेल रही है वह कुछ भी नहीं है। क्या ये सिर्फ जंग खाई हुई सड़क नहीं है? उसके शरीर में कुल 8 रास्ते हैं। उसने उन मूर्ख शिष्यों और मूर्ख खरगोशों में से प्रत्येक को एक रास्ता दिया है, और वह अभी भी 2 और रास्ते हड़प सकती है। आपने कहा कि यदि एक भी रास्ता कम हो गया तो होंगचेन तियानजुन के खिलाफ लड़ना और भी असंभव हो जाएगा। एनलैंड ने कभी भी समस्याओं के बारे में इतने लंबे समय तक नहीं सोचा था। वह अब छोटे पूर्वी दिव्य महाद्वीप से भी बाहर नहीं निकल सकती है, और होंगचेन तियानजुन को मारना उसके लिए बहुत दूर है। अच्छा लगना, आपके सामने लोग। एनलैंड ने बाइलियान को और भी कसकर गले लगाया, लगभग बाइलियान को अपने शरीर से रगड़ने लगी। उसकी 5 उंगलियों ने बाइलियान के नितंबों पर गड्ढा बना दिया। ठीक होना चाहिए। खैर, बाइलियान, जो बेहोश थी, उसे पता नहीं था कि उसने क्या किया है। उसके पीछे से एक चमकदार सफेद रोशनी उठी। सफेद रोशनी धूल भरी रेत से बहते भूरे कोहरे से लड़ रही थी, लेकिन हालांकि सफेद रोशनी बहादुर थी, अंततः वह शक्तिहीन होकर बिखर गई। भूरी धुंध उड़ती हुई अंदर आई।
एन लैन की पीठ पर लगा कसाक तुरंत जंग खा गया। बर्फ और बर्फ की तरह सफेद त्वचा भी दुर्भाग्य से बच नहीं पाए। भूरे रंग के कोहरे के क्षरण के कारण यह नीचे दबे मांस और हड्डियों के साथ नष्ट हो गया तथा एक साथ पुनर्जीवित हो गया, और यह चक्र दोहराया गया। कोई नहीं जानता कि धूल और रेत का तूफान कब खत्म होगा। बात बस इतनी है कि इस क्षेत्र में समय अधिकाधिक अव्यवस्थित होता जा रहा है। सैबो शहर में लोगों ने कुछ असामान्य चीज देखी। बायलियान, जो लंबे समय से सन फुगुआंगदाओ के दिल में फंसी हुई थी, उसने भी इसे देखा। वह है बायलियान, जो अपनी मुट्ठियां भींच रहा था और बाहर निकलने के रास्ते के बारे में सोच रहा था, ने अपना सिर उठाया। मैंने आसमान में अचानक एक चमकदार रक्त प्रकाश को उभरते देखा, जिसमें मूलतः भूरे और काले रंग का प्रभुत्व था। ऐसा ना करें। इसे रक्तिम प्रकाश की अपेक्षा रक्त का उफान कहना अधिक उपयुक्त होगा। ज्वार आगे पीछे हो रहा था, मानो वह किसी भी क्षण पूरे शांग्यांग अमर संप्रदाय को डुबो देगा। जब तक वह सामान्य व्यक्ति है, उसे लगेगा कि यहाँ कोई बड़ी समस्या है। जाहिर है, बायलियान एक सामान्य व्यक्ति है। उफ, वह खुले मैदान में इधर उधर चहलकदमी करने लगी। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 829। वह हमेशा की तरह शांत होकर समाधान के बारे में सोचना चाहती थी, लेकिन जब तक वह मास्टर के बारे में सोचती है, वह बिल्कुल भी शांत नहीं हो पाती। क्या यहाँ की आपदा बाहर की उथल पुथल के कारण हो सकती है? यदि हाँ, तो क्या मास्टर जी किसी बड़े संकट का सामना कर रहे हैं? सही, वहां तीसरी जूनियर बहन हुनई और लू जूनियर बहन भी है। बहुत सारे लोग हैं। वह यहाँ अकेली कैसे छिप सकती है? वह तो बाहर जाना चाहती है, उसे तुरंत बाहर जाना होगा। लेकिन इस तरह से समस्या फिर से वापस आ जाती है। बायलियान को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, और जब वह इस समय पीछे मुड़कर देखती थी तो उसे वह रास्ता नहीं मिल पाता था जहां से वह आई थी। वह जानती थी कि दूसरे लोगों की आत्माओं में कैसे प्रवेश किया जाए और कैसे बाहर आया जाए, लेकिन दाओशिन के लिए यह पहली बार था। मैं क्यों? बायलियान को बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे सन फुगुआन के दिल में क्यों लाया गया था। क्या यह संयोग है, या फिर यह जानबूझकर किया गया था? लानत लानत लानत, बायलियान ने मन ही मन कोसा। वह अभी मास्टर के पास रहना चाहती थी, और फिर मास्टर के साथ तीसरी जूनियर बहन और अन्य को ढूंढने के लिए वापस जाना चाहती थी। आखिरकार ये सन फुगुआन का दाव हॉट है। भले ही ये दाव हॉट खंडित हो गया हो, भले ही बायलियान के चेहरे पर कोई असामान्यता न हो, फिर भी उसने बायलियान की असामान्यता को आसानी से पकड़ लिया। वास्तव में सन फुगुआन, जो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बैठे थे, ने अपनी मुस्कुराहट दबा ली और अचानक बोल पड़े। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बायलियान, जो आगे पीछे घूम रही थी, तुरंत रुक गई, और उसने सन फुगुआन को संदेह से देखा। सन फुगुआन ने कहा, मेरे पास एक रास्ता है जिससे आप यहां से निकल सकते हैं। असली। बायलियान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका बेचैन दिल धीरे धीरे शांत हो गया। उसने यह नहीं देखा कि सुन फुगुआंग अब खुद को पिंडाओ नहीं कहती थी। सन फुगुआंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह खड़ा हो गया, और उसने तुरंत बायलियान की ओर नहीं देखा, बल्कि हॉल के सामने खुली जगह में चला गया। एक कदम, दो कदम। वह बहुत धीरे धीरे चला। बायलियान ने उसकी आंखों में पुरानी यादें देखी। उसे अचानक एहसास हुआ कि सुन फुगुआंग शांग्यांग जियानजोग में बिताए वर्षों को याद कर रही थी। ये 3000 वर्ष पहले की बात है। ये वास्तव में बहुत लंबा समय है। उन्होंने सुन फुगुआंग से यह आग्रह नहीं किया कि अन्य लोगों की यादों में बाधा डालना शिष्टाचार के विरुद्ध है। अंततः सन फुगुआंग मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर स्थित एक जानवर के आकार की पत्थर की मूर्ति के पास पहुंचा। तड़क गया। उसने पत्थर के जानवर की पीठ थपथपाई और तीखी आवाज निकाली। ये हमारे शांग्यांग अमर संप्रदाय का पूर्वज जानवर है। धीरे धीरे बहती हवा के साथ एक भावना से भरी आवाज बायलियान के कानों में पड़ी। बायलियान ने सिर हिलाया। पत्थर का जानवर बहुत शक्तिशाली और असाधारण था। उसे बहुत देर तक देखने के बाद ऐसा लगा जैसे वह जीवित हो गया हो। सन फुगुआंग ने अचानक आह भरी। पूर्वज जानवर को जेल के राजा की उपाधि प्राप्त है, लेकिन वास्तव में उसका चरित्र उसके स्वरूप के बिल्कुल विपरीत है। इस दुनिया में उससे ज्यादा सौम्य कोई आकाशीय जानवर नहीं है। आकाशीय जानवर। बायलियान को थोड़ी शर्म महसूस हुई, क्योंकि वह 7 साल से भी कम समय से ताओवाद में थी, और वहां ऐसे बहुत कम राक्षस थे जिन्हें वह पहचान पाती। सन फुगुआन की आंखें कोमल थीं,
जब मैं 6 साल का था, तब मैं शांगयांग अमर संप्रदाय में शामिल हो गया था। उस समय मेरी समझ बहुत कमजोर थी और मैं सिर्फ एक बाहरी शिष्य था, जिसका कोई मूल्य नहीं था। मुझे अपनी साधना में एक अड़चन का सामना करना पड़ा, और मेरे साथी शिष्य भी मुझ पर हंस रहे थे। एक रात मैं सीधे पहाड़ के पीछे के रास्ते पर चला गया। बाय लियान चुपचाप सुनती रही। उसे लगा कि उसे सन फुगुआन की लंबी चौड़ी बातों से चिढ़ होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में वह बिल्कुल भी चिढ़ नहीं रही थी। उसे लगा कि यह किसी प्रकार का समारोह था, एक बहुत ही गंभीर समारोह, जिसमें लोग बाधा नहीं डाल सकते थे। मुझे बाद में ही पता चला कि उस सड़क पर 3 संरचनाएं थीं। मेरे जैसे नौसिखिए की तो बात ही छोड़िए, अगर सुजरिन सड़क के अंत तक पहुंचना चाहता है, तो उसे रास्ता खोलने के लिए सुजरिन की मुहर का इस्तेमाल करना होगा। आखिरकार आप बाद में शांगयांग अमर संप्रदाय के अधिपति बन गए। बाय लियान ने कहा, तो ये सही है। सन फुगुआंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे बहुत समय बाद पता चला। जिस क्षण मैंने रास्ते पर कदम रखा, उसी क्षण पूर्वज जानवर ने मुझे देख लिया। पूर्वज जानवर मूल रूप से भूल भुलैया का उपयोग करके मुझे बाहर भेजना चाहता था, लेकिन मुझे हताशा में पत्थरों को लात मारते हुए देखने के बाद उसने अपना मन बदल लिया। उस शाम चांद और तारे दुर्लभ हैं। शांगयांग शियानजो का पिछला पहाड़ शांत था। पानी की लहरों की तरह साफ चांदनी में नहाते हुए, रास्ते में पेड़ों की घनी छाया पर कदम रखते हुए, कुछ हरे भरे पेड़ों के पीछे घूमते हुए, सुन फुगुआंग चट्टानों के बीच एक खुली जगह पर आ गया। यह एक ऐसी तस्वीर है जिसे मैं अब तक नहीं भूल पाया हूँ। बैंगनी हवा, बहता पानी, बजरी जुगनू, और एक खूंखार जानवर जमीन पर पड़ा हुआ जम्हाई ले रहा है। थप्पड़। मैं इतना डर गया था कि मैं लुढ़कने लगा और रेंगने लगा। सन फुगुआंग ने हंसते हुए कहा, लेकिन पूर्वज जानवर मेरे अपराध के कारण नाराज नहीं था। इसने मेरी भावनाओं को शांत किया, मुझे अभ्यास करना सिखाया, और थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बातचीत भी की। समय का आकाश, यह मुझे अपने अतीत के बारे में बताता है, और मुझे हमारे पूर्वजों के अतीत के बारे में बताता है। यदि संभव हो तो मैं सचमुच उस समय में वापस जाना चाहता हूँ। मैं सबसे खास व्यक्ति नहीं हूँ। शांगयांग जियानजोग में कई लोगों ने पूर्वज जानवर को इसी तरह देखा है, लेकिन इस अनुभव ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। पूर्वज जानवर से फिर से निष्पक्ष तरीके से मिलने के लिए मैंने खुद को सबसे खास व्यक्ति बनाने की पूरी कोशिश की। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को लगा कि सुन फुगुआन की मुस्कान कुछ जानी पहचानी सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी छोटी बहन के बालों को धीरे से सहलाया था। इसे शब्दों में वर्णित करना हो तो यह खुशी हो सकता है। बाद में वह खुशी टूट गई। उस दिन अमर धर्मकाय अवतरित हुआ है। इसने शांगयांग अमर संप्रदाय के सुरक्षात्मक गठन को नष्ट कर दिया, और यह एक अपरिवर्तनीय आपदा लाया। सन फुगुआन के वर्णन से बाय लियान को अधिक स्पष्ट रूप से पता चल गया कि युद्ध कितना दुखद था। बोलते समय सन फुगुआन की आंखें लाल थीं और उसने अपनी मुट्ठियां कस ली थीं, मानो अपनी हथेलियों में छेद करने की कोशिश कर रहा हो। मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने कर्कश आवाज में दहाड़ते हुए कहा। मैं सिर्फ अपनी सारी प्रिय चीजों को नष्ट होते हुए देख सकता हूँ, और उस धर्म शरीर को ऐसे जाते हुए देख सकता हूँ जैसे बुराई करने के बाद कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए मैं नफरत करता हूँ, मैं उस परी से नफरत करता हूँ, मैं इस अकथनीय भाग्य से नफरत करता हूँ, मैं स्वर्ग के अन्याय से नफरत करता हूँ, मैं इस दुनिया से नफरत करता हूँ, मैं नफरत करता हूँ। इस समय सन फुगुआंग अब पहले जैसा दयालु नहीं था। वह दांत पीस रहा था, वह क्रोधित था, वह एक जंगली जानवर की तरह था जो कभी भी पागल हो सकता था। बाय लियान ने एक कदम पीछे लिया। वह सुन फुगुआंग से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब सन फुगुआंग ने अंततः अपनी मुट्ठी धीरे से ढीली कर दी। उस रिहाई के साथ ही उसके अंदर की सारी शत्रुता निकल गई। केवल ऐसा लग रहा था जैसे कि शत्रुता के साथ साथ उसकी जीवंतता भी चली गई हो। उसकी पीठ बाय लियान की ओर है, उसकी कमर थोड़ी मुड़ी हुई है, वह एक बूढ़े आदमी की तरह लग रहा है जो मर रहा है। बाय लियान ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। उसे अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। हाय! सन फुगुआंग ने आह भरी, वास्तव में मुझे अपनी अक्षमता से सबसे अधिक नफरत है। मैं शांगयांग जियानजो का अधिपति हूं, लेकिन मैं अपने संप्रदाय की रक्षा भी नहीं कर सकता। बाय लियान ने तुरंत कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। सन फुगुआंग ने अपना सिर हिलाया। मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है। आपको मुझे समझाने के लिए अब और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 3000 साल हो गए हैं। मैं पहले ही समझ गया हूं कि मुझे किस बारे में सोचना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने देखा कि सुन फुगुआंग उसकी ओर मुड़ा।
उसने सुन फुगुआन के चेहरे पर फिर से सीनियर की मुस्कान खिलती देखी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 830। वास्तव में ये भी अच्छा है क्योंकि उस घटना में काफी लोग मारे गए थे और अब और अधिक निर्दोष लोगों को फंसाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं मरना चाहता हूं लेकिन मैं मर नहीं सकता। इस तरह जीना वास्तव में बहुत उबाऊ है। लंबे समय तक मेरा कोई भविष्य नहीं है और मेरे पास केवल यादें बची हैं। अगर मैं मरने के बाद मिंगजोऊ में थोड़ा योगदान कर सकता हूं तो इसे मिंगजोऊ को शांग्यांगक्सियन जोग की परवरिश की कृपा वापस देने के रूप में माना जा सकता है। वास्तव में चलो अपने हाथ में जो तलवार है उसका इस्तेमाल करके मुझे छेद दो। सन फुगुआंग ने अपनी बाहें फैला दी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी छाती खोल दी। यह मेरा दाव हॉट है और अगर मैं मर गया तो इसमें मेरा दिल भी होगा। शायद तुम मर जाओ इसलिए तुम जा सकते हो। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम लीहेन कॉल्ड्रॉन को रोकने में सक्षम हो सकते हो। आखिरकार लीहेन की यह लहर मेरे दिल में नफरत के कारण है। बाय लियान ने उसके हाथ में वुगो तलवार को देखा। वास्तव में क्या वह सचमुच यहां से बाहर निकल पाएगी जब तक वह सन फुगुआंग को मार नहीं देती। ऐसा लग रहा था कि सुन फुगुआंग ने प्रतिरोध करना पूरी तरह छोड़ दिया था और वह तलवार को आगे बढ़ाकर ही इस लक्ष्य को पूरा कर सकती थी। बेशक आधार यह है कि उसे पहले अपने सामने की लाल बत्ती की दीवार को तोड़ना होगा। वास्तव में यह मुश्किल नहीं है। एक निम्न श्रेणी का परी पत्थर उसकी बाधा को तोड़ने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। बाय लियान की आंखों में उसके मालिक और छोटी बहनों के मुस्कुराते चेहरे घूम गए और फिर उन चेहरों की जगह एक और चेहरा आ गया। वह जानती थी कि उसने खेल में जो देखा वह बाय लियान था। यदि वह होती तो इस समय कोई झिझक नहीं होती। किसी को मारने का क्या मतलब है। लेकिन बाय लियान का तलवार पकड़े हाथ थोड़ा कांपने लगा। वह अलग है। उसका हृदय सीनियर सिस्टर बाय जितना मजबूत नहीं है। वह मौत से डरती है और वह दूसरों की मौत से भी डरती है। इस रहस्यमय और अप्रत्याशित दुनिया में आने से पहले उसने अभी अभी समाज के लिए दरवाजा खोला है और उसे दुनिया में क्रूर ओटाकू को देखने का समय नहीं मिला है। वह मछली या मुर्गी मारने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। किसी निर्दोष व्यक्ति को मारना तो दूर की बात है। भले ही वह इस दुनिया में लगभग 7 साल से हो, भले ही उसने अनगिनत हत्याएं और विवाद देखे हों, भले ही वह गुस्से में लोगों को अपनी मुट्ठियों से पीट सकती हो, लेकिन फिर भी वह आसानी से अपनी तलवार उस व्यक्ति के शरीर में नहीं घोंप सकती थी जिसे मरना नहीं चाहिए था। तुम्हें पता है उसने अब तक जितने लोगों को मारा है उनकी गिनती एक हाथ की उंगलियों पर की जा सकती है। इसके अलावा सन फुगुआंग इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह उसे मारने के बाद यहां से जा सकेगा। जब वह मर गया तो उसका दांव हृदय अनिवार्यतः गायब नहीं हो गया। जब वह समय सचमुच आया तो बाय लियान को पता था कि उसे निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। वो समझती है। हालांकि सन फुगुआंग ने कहा कि वह अब और जीना नहीं चाहता, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं थी। अन्यथा वह हमेशा के लिए यहां नहीं रुका रहता। उसने ये निर्णय केवल इसलिए लिया क्योंकि उसने उसे परेशान देखा था। क्षमा मांगना। बाय लियान ने आह भरी। अचानक उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या चाहती है। ये तो मास्टर जी को बचाने के लिए है ना? चूंकि वह मास्टर को बचाना चाहती थी तो उसने इन विवरणों के बारे में सोचने की जहमत क्यों उठाई? क्या यह आसान नहीं होगा कि आप अपने सामने मौजूद सभी लोगों या चीजों को नीचे धकेलने के लिए हर उपलब्ध चीज का उपयोग करें? बाय लियान ने सिस्टम इंटरफेस को पलट दिया। वह नैतिक नहीं, अत्यंत उज्ज्वल और आंखों को लुभाने वाला है। दरअसल वह काफी समय से इस बात से परेशान थी और वह सिस्टम के खिलाफ शिकायत करके उसे बदनाम नहीं करना चाहती थी। जाहिर है इस प्रणाली का पैनल क्लैश ऑफ द टाइटंस के गेम इंटरफेस के अनुसार बनाया गया है। क्लैश ऑफ द टाइटंस में खिलाड़ी के नैतिक स्तर को मापने के लिए आमतौर पर -10 से 10 का स्कोर किया जाता है। बाय लियान को बहुत स्पष्ट रूप से याद है कि मास्टर की शुद्ध प्रेम रेखा को अनलॉक करने के लिए मास्टर और बहनों के साथ बुरा व्यवहार न करने के अलावा उसे हमेशा सिस्टर बाय के नैतिक स्तर को 6 अंकों से ऊपर बनाए रखना चाहिए। सिर्फ एक सन फुगुआंग को मारने से मेरा वास्तविक नैतिक स्तर 6 अंक से नीचे नहीं गिर जाएगा। बाय लियान ने बड़बड़ाया। उसने हाथ आगे बढ़ाकर अपना बायां स्तन दबाया। वह महसूस कर सकती थी कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है और वह मास्टर की गर्मजोशी को महसूस करने में सक्षम लग रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसने वुगो तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसने झुके हुए सुन फुगुआंग को देखा। वह आगे बढ़ती है। अंततः उसका तलवार वाला हाथ फिर से गिर गया। उसी समय एक नया सिस्टम कार्य उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। कार्य 1, सन फुगुआंग को मारे, पूरा होने पर इनाम।
कठिन कौशल जोड़ 1-2। कार्य 2, दूसरा रास्ता खोजें, पूरा करने पर इनाम, एकाग्रता जोड़ 8। क्या यह मेरे लिए एक अनुस्मारक है? बाय लियान ने उसकी सपाट छाती की ओर देखा। उसने अचानक पाया कि उसकी छाती पर लटका हुआ पेंडेंट चमक रहा था, प्रकाश गुरु के आलिंगन के समान कोमल था। वह धीरे से उस चीज को लेकर आई जो पेंडेंट में चमक रही थी, जो एक दीपक था। बाय लियान ने उसे पहचान लिया। ये वह नो नाइट लैंप था जो सिस्टम द्वारा उसे पुरस्कृत किया गया था क्योंकि उसने मास्टर को उसके साथ जाने का वादा किया था। उसने दीपक पकड़ लिया, वह घूमी, उसने घाटी से बाहर देखा। मैंने देखा कि किसी बिंदु पर असीम अंधकार में एक बिल्कुल नई सड़क उभर रही थी। ये सही है। बाय लियान मुस्कुराया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि इससे बाहर निकलने के एक से अधिक रास्ते हैं। आप। सन फुगुआंग अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन बाय लियान पहले ही उस ओर आ चुका था। अध्याय 28 बाय लियान, मैं यहाँ तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा हूँ 6K। उस दिन एक अजीब लड़की अनजाने में उस बगीचे में घुस गई जो 3000 वर्षों से बंद था। यह मोटी बर्फ में चुभती हुई कीलों जैसा है। पलक झपकते ही उस दरार के केंद्र में सभी दिशाओं में अनगिनत दरारें फैलने लगी। दरार से हल्की सफेद रोशनी निकली, जिसने भयावह रात को तुरंत खत्म कर दिया। तब बर्फ पिघल गई, सर्दी दूर हो जाती है। इस क्षण रुका हुआ समय भी पुनः बहने लगा। क्या जीवित होने का यही एहसास है? सन फुगुआंग ने अपने दिल पर जोर डाला। वह नहीं जानता था कि अपनी मनोदशा का वर्णन कैसे करे। बहुत खाली, मानो कोई टुकड़ा गायब था, लेकिन बहुत भरा हुआ। यह अकथनीय भावनाओं से भरा हुआ है, इतना भरा हुआ कि यह किसी भी समय बह निकलेगा। सन फुगुआंग बस बाय लियान की घटती आकृति को एकटक देखता रहा। लड़की छोटी है, केवल इतना कहा जाता है कि उसकी ऊंचाई उसके आधे से भी कम है। इस अध्याय का अंत। TOC